बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को जो है वो शुरू करने वाले हैं और ये हमारे चैप्टर 2 का जो है वो पहला लेक्चर है। और आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे यूनिट इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे इनपुट आउटपुट फंक्शंस, फिर देखेंगे प्रिंट एफ फंक्शंस को, और उसके बाद हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को डिस्कस करेंगे। सेकंड लास्ट हम स्कैन एफ को डिस्कस करेंगे और आखिर में हम गेट सी एच फंक्शन को देखेंगे। तो चलिए अब हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि इस चैप्टर में जो है वो किस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है एक ऐसी डिवाइस है जो कि डाटा को लेती है, फिर उस डाटा पर अमल करती है और उसके बाद कोई आउटपुट जो है वो जनरेट करती है। इस तरह से ही जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि हमें वो कुछ इस तरह का तरीक़ाकार दें जिसके ज़रिए हम कोई भी इनपुट कर सकें ताकि उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो सके और फिर उस डाटा की आउटपुट हो सके। तो इस चैप्टर में हम कुछ जो है प्री बिल्ट फंक्शन जो हैं इनपुट आउटपुट के सी लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग में उनको डिस्कस करेंगे। प्री बिल्ट फंक्शंस क्या होते हैं? ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि जिस बंदे ने वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी होती है वो अपनी तरफ से कोई फंक्शन जो है ना वो बना के सी लैंग्वेज या किसी और लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो डाल देता है ताकि यूज़र जो है वो सिर्फ उन फंक्शन को इस्तेमाल कर सके, ना कि उस फंक्शन को वो शुरू से लिखना शुरू कर दे। तो ये प्री बिल्टन फंक्शन जो होते हैं ये रेडीमेड फंक्शन होते हैं, इसको हम बिल्ट इन फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये जो प्री बिल्ट फंक्शन होते हैं इनका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और हमको जो है वो ये फंक्शन लिखने नहीं पड़ते हैं, हम सिंपली उन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और अपनी आउटपुट ले लेते हैं। तो इस चैप्टर में जो है हम कुछ और तरह के जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे कि उनको हम डाटा के ऊपर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ताकि डाटा के ऊपर मज़ीद प्रोसेसिंग हो सके। ये जो फंक्शन होते हैं ये आपसे कोई भी वैल्यू लेते हैं और जिस तरह से उस फंक्शन के अंदर प्रोग्राम लिखा गया होता है उस तरह से फिर वो उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं और आखिर में आपको उसका वो जवाब देते हैं। जिस तरह से मैंने अभी आपको एक स्क्रीन पर एक छोटी सी पिक्चर दिखाई है जिसमें सबसे पहले मैंने कहा है कि इनपुट 5, कि ये हमारे पास किसी भी फंक्शन में कोई चीज़ जो है ना वो इनपुट हो रही है, मतलब फंक्शन ऐसा ही होगा जिसके अंदर आप कोई ना कोई चीज़ जो है वो इनपुट कर सकते हो। और उसके बाद मैंने लिखा है प्रोसेसिंग होगी यहाँ पर और लिखा है मैंने SQRT9, मतलब जो नंबर हमने इनपुट किया था उसका जो स्क्वायर रूट है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पर स्क्वायर रूट का जो है ना वो कैलकुलेट किस तरह से होगा वो सारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर लिखा जाएगा जहाँ पर हमारा प्रोसेसिंग का एरिया बना हुआ है। और उसके बाद जो इसका रिज़ल्ट होगा वो हमें स्टेप 3 या आउटपुट में दिखा दिया जाएगा। तो ये हमारा यूनिट का इंट्रोडक्शन था जिसमें हम देखेंगे कि प्री बिल्टन फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरह से हम कोई इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास वो है इनपुट आउटपुट, या हम दूसरे लफ्ज़ों में आयो फंक्शन भी इसको बोल लेते हैं। आई से मुराद इनपुट होता है और ओ से मुराद आउटपुट होता है। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हमने कुछ ऐसा तरीक़ाकार जो है वो बनाना होता है जिससे हम यूज़र से कोई भी इनपुट ले सकें प्रोग्राम के अंदर और फिर उस पर अमल होने के बाद उसकी आउटपुट भी हम दिखा सकें। और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके अपने कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ होती हैं जिसको हम आईओ ऑपरेशंस भी बोलते हैं, जिसकी मैंने अभी पहले बात की है कि ये ऐसे फंक्शन या लाइब्रेरीज़ होती हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर पहले से ही बनी होती हैं और आपने सिर्फ इसका इस्तेमाल करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास एक प्रिंट फंक्शन होता है जिसके ज़रिए हम कोई भी चीज़ जो है या कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी मैसेज जो है वो प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से ही अगर हमने यूज़र से कोई डाटा लेना होता है या कोई वैल्यू लेनी होती है तो उस तरह का ही हमारे पास एक सी लैंग्वेज में प्री बिल्ट फंक्शन है जिसको हम स्कैन एफ बोलते हैं। तो सबसे पहले जो है हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों फंक्शन को ही डिस्कस करते हैं कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट हम प्रोग्रामिंग में जो है ना वो प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसके मुतालिक हमने कुछ तफसील से पढ़ा नहीं था। तो आज के लेक्चर में हम जो है वो प्रिंट एफ को इंशाल्लाह डिटेल के साथ देखेंगे और इसके कुछ प्रोग्राम भी बनाएंगे और आपको हर एक सिंटैक्स समझाने की कोशिश भी करेंगे ताकि आप इसका इस्तेमाल कर सकें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिंट एफ फंक्शन को।
ये सी लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग में जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है या प्री बिल्ट फंक्शन है, जो कि कोई भी डाटा जो है वो या कोई भी टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन पर दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जो लफ्ज़ है प्रिंट एफ, ये दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है यहाँ पर प्रिंट और दूसरा है एफ़। प्रिंट से मुराद तो प्रिंट ही है, लेकिन एफ़ से मुराद है फॉर्मेटेड। मतलब ये हुआ कि प्रिंट एफ से मुराद क्या है, प्रिंट फॉर्मेटेड, जो कि स्क्रीन पर किसी भी तरह की फॉर्मेट को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्क्रीन से मुराद हमारा ये जो मॉनिटर या एलसीडी है। प्रिंट एफ के साथ हम कुछ जो है वो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी जो वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो सकें, और वो जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी अपनी अपनी एक डाटा टाइप्स होती हैं। और डाटा टाइप्स क्या होती हैं ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। और अब हम ये समझेंगे कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या होता है और इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रोग्राम नज़र आ रहा है प्रिंट एफ फंक्शंस का। तो स्टार पे मैंने इंक्लूड स्टैडियो डॉट एच लिखा है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और उसके बाद मैंने इंट मेन लिखा है, और नीचे यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिंट एफ, और उसके बाद मैंने छोटी ब्रैकेट को स्टार्ट किया है, डबल्स कॉमास लगाए हैं और हेलो वर्ल्ड लिखा है, और डबल कॉमास को क्लोज़ किया है, और छोटी ब्रैकेट को भी मैंने क्लोज़ कर दिया है, और आखिर में मैंने सेमी कॉलन लगा दिया है। अब आप इस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को देखें, जो चीज़ हमारी डबल्स कॉमास के अंदर लिखी होगी वो चीज़ वैसे ही वहाँ पर प्रिंट होगी। मतलब डबल्स कॉमास के अंदर आप कोई भी मैसेज किसी भी तरह का जो है वो यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। जो चीज़ डबल्स कॉमास के अंदर आ जाएगी वो वहाँ पर सिंटैक्स एरर में नहीं आएगी। तो इसका मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब हम जो है ना वो प्रोग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये यहाँ पर कोड ब्लॉक को रन किया है। तो आज का हमने एक नया प्रोग्राम लिखना है, तो उस हिसाब से मैं जो है ना वो एक नया जो फ़ोल्डर है वो मैं बना लेता हूँ यहाँ पर माई प्रोग्राम में जाकर। और उसके बाद मैंने यहाँ पर न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक किया है, और यहाँ पर मैं कोई भी नाम जो है ना वो लिख देता हूँ। तरतीब के हिसाब से बात करें तो ये 6 प्रोग्राम है हमारा, और 6 प्रोग्राम के फ़ोल्डर के अंदर जाकर मैंने एक नई फ़ाइल जो है वो बनानी है, और इस फ़ाइल का नाम आप कोई भी रख सकते हैं। जिस तरह से मैं इस फ़ाइल का नाम भी यहाँ पर 6 प्रोग्राम ही रख रहा हूँ। और उसके बाद मैंने 6 प्रोग्राम डॉट सी पे डबल क्लिक किया है, तो हमारे पास ये एक एम्प्टी जो है वो स्पेस आ गई है जहाँ पर हम अपना प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इंक्लूड टाइप किया है, और उसके बाद मैंने एंगल ब्रैकेट स्टार्ट और स्टाडियो डॉट एच और एंगल ब्रैकेट क्लोज़ कर दी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इंट मेन लिखा है, और यहाँ पर नीचे आकर मैंने करली ब्रेस को स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ, और मैं जो है वो स्मॉल प्रिंट से स्टार्ट डबल कॉमर्स, और इसके दरमियान में मैं कोई भी स्ट्रिंग जो है वो लिख दूँगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख दिया है, और आखिर में मैंने सेमी कॉलन लगा दिया है। तो अगर हम प्रिंट एफ के सिंटैक्स की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं वो स्टार्ट की हैं और क्लोज़ भी की हैं, और इस तरह से मैंने जो है ना वो कॉमास भी लगाए हैं और सेमी कॉलन भी लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया है, ना ही कोई वार्निंग है। तो अब हम ज़रा इसको रन कर लेते हैं। तो अब ये प्रोग्राम जैसे ही मैंने रन किया है तो इसकी जो आउटपुट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है हमारी आउटपुट में हेलो वर्ल्ड। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसकी हमें आउटपुट जो है वो प्रिंट एफ में यहाँ पर मिल गई है। तो मतलब ये तरीक़ाकार होता है कि हम किसी भी प्रिंट एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हमें जो है वो एक छोटी सी एक्टिविटी 2.2 दी गई है कि आप अपने नाम का जो पहला लेटर है और जो आपके नाम का लास्ट लेटर है उसको आप स्मॉल केसेस में या लोअर केसेस में प्रिंट करें। तो इसका कोड मैंने नीचे यहाँ पर आपको दिखाया है कि ये कोड किस तरह से लिखा जाएगा। अब यही कोड जो है हम अपनी IDE में भी देख लेते हैं। बाकी तो सारा कुछ वैसे ही है, सिर्फ ये हमने यहाँ पर तब्दील करना है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ, जिस तरह से कैपिटल में अब्दुल और स्मॉल में मैं लिख देता हूँ रशीद। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो उसके बाद मैं इसको ज़रा कंपाइल कर लेता हूँ। तो कंपाइल कर लिया हमने, अब हम इसको रन करते हैं और इसकी हम आउटपुट देखते हैं।
ये आप देख सकते हैं कि अब्दुल जो है वो कैपिटल में है और रशीद जो है वो स्मॉल लेटर में यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का। फॉर्मेट स्पेसिफायर से क्या मुराद होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर से मुराद ये होता है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जब प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं और फिर आप उस वेरिएबल को जो है वो प्रिंट एफ स्टेटमेंट के ज़रिए जो है वो इस्तेमाल करके उसको आप प्रिंट में ले लेते हैं। जिस तरह से अभी आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा है कि मैंने लिखा हुआ है इंट एज इज़ इक्वल टू 35 और नीचे मैंने क्या लिखा है, प्रिंट एफ ब्रैकेट शुरू डबल कॉमास एज डबल कॉमास, ब्रैकेट को मैंने क्लोज़ कर दिया और वहाँ पर मैंने आखिर में मैंने सेमी कॉलन लगा दिया है। अब आप इस चीज़ को देखें ज़रा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी पहले बात हुई थी कि जो भी चीज़ या कोई भी आप स्ट्रिंग जो है या कोई मैसेज जो है अगर आप वो डबल कॉमास के अंदर लिखते हैं तो वो चीज़ वैसे ही प्रिंट हो जाती है। अब आप देखें कि अगर यही प्रोग्राम हम इस तरह से ही लिख देते हैं तो हमारी जो आउटपुट आएगी वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एज लिखा आपको नज़र आएगा, वहाँ पर आपको 35 जो है वो लिखा नज़र नहीं आएगा क्योंकि आपने एज को एज अ टेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर लगा दिया है जो आपने डबल कॉमास के अंदर लिखी है। डबल कॉमास के अंदर आप जो भी टेक्स्ट या स्ट्रिंग लिखेंगे वो आपको वैसे ही नज़र आएगी। तो इस प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो आपको एज के लेटर्स में ही नज़र आएगी। इसका अब हम जो है वो एक प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर हमारा पहले सेटिंग हुई हुई सारी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इंट एज इज़ इक्वल टू 35 सेमी कॉलन और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ और उसके बाद मैं यहाँ पर स्मॉल प्रिंट से स्टार्ट डबल कॉमास और इसमें लिख देता हूँ मैं एज और आखिर में मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ। अब मैं ज़रा इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद जो है मैं इसको ज़रा कंपाइल करता हूँ। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है और इसको मैं रन करता हूँ। अब देखें ज़रा, जैसे ही मैंने ये प्रोग्राम रन किया है तो जो इसकी आउटपुट है आप देखें यहाँ पर वो एज आ रही है, यहाँ पर 35 जो है वो लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अब इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने जो है ये आपको एक और स्लाइड दिखाई है कि इसका जो सही सिंटैक्स होगा वो कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस तरह से होगा कि पहले आप प्रिंट एफ लिखेंगे और उसके बाद आप छोटी ब्रैकेट को स्टार्ट डबल कॉमास और यहाँ पर परसेंटेज या मॉडुलर डी लिखेंगे और उसके बाद आप डबल कॉमास को क्लोज़ कर देंगे और उसके बाद आप एक कॉमा नीचे वाला लगाएंगे और उसके बाद आप एज लिखेंगे और आप ब्रैकेट को क्लोज़ करके सेमी कॉलन लगा देंगे। अब आप ये देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो परसेंटेज डी या मॉडुलर डी लिखा हुआ है ये असल में प्रिंट एफ स्टेटमेंट को बता रहा है कि मैंने आगे जाकर कोई इंटीजर जो है वो आउटपुट करवाना है। अब ये जो चीज़ है ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट या प्रिंट एफ जो का जो फंक्शन है हमारा उसके अंदर ये प्रोग्राम की हुई है कि अगर स्ट्रिंग के किसी भी हिस्से पर अगर परसेंटेज या मॉडुलर डी लिखा जाता है तो उसका मतलब ये है कि आखिर में एक वेरिएबल दिया जाएगा और उसकी वैल्यू इस जगह पर आपने शो करनी है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने प्रिंट एफ से कोई रिज़ल्ट जो है वो आउटपुट करवाना है, अगर वो इंटीजर फॉर्म में है तो उसके लिए हम परसेंटेज डी या मॉडुलर डी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम कोई भी जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है उसके अंदर हम न्यूमेरिक नंबर जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। अब यही चीज़ जो है मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल में दोबारा दिखाता हूँ कि प्रिंट एफ के अंदर मैंने वो सारा कुछ ख़त्म कर दिया है और यहाँ पर मैंने डबल कॉमास दोबारा लगाया है और यहाँ पर मैं मॉडुलर डी लगा रहा हूँ और आखिर में मैं कॉमा लगा कर यहाँ पर मैं एज लिख देता हूँ। अब जो नंबर एज के अंदर था अब यहाँ पर वही चीज़ जो है वो प्रिंट होगी। तो मैंने इसको कंपाइल कर लिया है और इसको मैं अब रन करता हूँ और इसकी मैं आपको आउटपुट भी दिखाता हूँ कि इसकी आउटपुट आपको क्या मिलने वाली है। तो ये देखें कि अब इसकी जो आउटपुट है आपको वो 35 मिल रही है जो कि हमने इंटीजर वेरिएबल के अंदर डाली थी। तो इसी तरह से ही अगर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में अगर आप इंटीजर या इंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर आपने जिस जगह पर उसको दिखाना होता है तो वहाँ पर आप मॉडुलर डी या मॉडुलर आई इन दोनों में से किसी एक कीवर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका डाटा जो है वो फ्लोट में है
या नंबर्स वाला है तो उसके लिए आप मॉडुलर एफ़ का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से अगर आपका डाटा जो है वो कार में है, मतलब करैक्टर में है, तो उसके लिए आप परसेंटेज या मॉडुलर सी का इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक और प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। ऊपर स्टाडियो कॉनियो और मेन तक तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो हम ट्रैक आ जाते हैं फ्लोट हाइट इज़ इक्वल टू 5.8 कि एक फ्लोट वेरिएबल हाइट के नाम का मैंने बनाया है और उसको मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया है 5.8 के साथ, और उस आखिर में मैंने सेमीकोलन लगा दिया है। और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल और बनाया है इंट का, और उसमें मैंने लिख दिया है 35, और आखिर में मैंने सेमीकोलन लगा दिया है। अब जो है हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि हम ये ज़रा प्रिंट स्टेटमेंट को देखें। प्रिंट एफ स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा है कि माई एज इज़ मॉडुलर डी। अब आप देखें कि माई एज इज़ के बाद मैंने मॉडुलर डी लगा दिया है। अब मतलब ये है कि एज वाला जो नंबर है वो अब स्ट्रिंग या इस मैसेज के इस जगह पर जो है ना वो डिस्प्ले होगा। और उसके बाद मैंने लिखा है एंड माई हाइट इज़ के बाद मैंने मॉडुलर एफ़ लगा दिया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फ्लोट वेरिएबल था उसकी जी उसके अंदर जो हमारा नंबर था हाइट का वो अब यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से ही मैंने कॉमा लगाया है और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिख दिया है। अब वेरिएबल कौन सा आएगा, किसकी वैल्यू आएगी, वो आएगी एज की। इस तरह से ही हमें जो है वो जो मॉडुलर एफ़ लगा हुआ है उसका भी हमने एक वेरिएबल देना है, और वो वेरिएबल कौन सा है, वो है हाइट का। तो इस तरह से ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, जिसमें जो है हमने हाइट और इंटीजर को एज अ वेरिएबल लिया है, और हमने इंटीजर की भी एक स्पेसिफिक प्लेस जो है वो मॉडुलर डी के साथ स्पेसिफाई कर दी है, और मॉडुलर एफ़ के साथ हमने फ्लोट नंबर जो था हमारे पास उसकी हमने लोकेशन भी बता दी कि इस जगह पर हमें वो आउटपुट नज़र आनी चाहिए। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये परसेंटेज डी या मॉडुलर डी है, ये हो सकता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा हों। इस तरह से ही हो सकता है कि फ्लोट के वेरिएबल भी हमारे पास एक से ज़्यादा हों। तो इसलिए हमें दो नीचे कॉमा लगाने के बाद जो है हमें बताना पड़ता है कि किस वेरिएबल की आप बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो वेरिएबल एज और हाइट है हम उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसके कोड को अभी हमने समझा है, और समझने के बाद हम क्या करते हैं कि इसी चीज़ को हम जो है वो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। तो ये देखिए वही सारा कोड जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी परसेंटेज डी मॉडुलर डी भी लिखा है और मैंने मॉडुलर एफ़ भी लिखा है। तो इसको ज़रा मैंने कंपाइल किया है, तो कंपाइल में कोई एरर नहीं आया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा मैं रन करता हूँ। अब जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया है और उसको रन किया है, तो रन होने के बाद जो है वो मुझे इसका जो आंसर मिला है वो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर लिखा हुआ है माई एज इज़ 35। मतलब जहाँ पर हमने एज लिखी हुई थी और उसका जो हमने मॉडुलर डी लगाया हुआ था और उसके अंदर जो भी वैल्यू थी मतलब 35, वो माई एज इज़ के बाद वही जो है ना वो शो हो रही है। और नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं कि एंड माई हाइट इज़, तो यहाँ पर मैंने मॉडुलर एफ़ लगाया हुआ था और इसके अंदर हमने जो है वो हाइट का जो फ्लोट वेरिएबल है वो यहाँ पर महफूज किया हुआ था, जिसके अंदर जो वैल्यू है वो 5.8 थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये 5.80000 जो है ना वो लिखा हुआ है, क्योंकि हमने देखा था कि जो फ्लोट वेरिएबल होते हैं उनके जो इशारिया के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो आलमोस्ट 6 डिजिट तक ये जाता है। तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम की आउटपुट को देख सकते हैं कि ये किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। फॉर्मेट स्पेसिफायर में हम एक चीज़ को और भी डिस्कस कर लेते हैं कि जिस तरह से हम जानते हैं कि जो हमारा परसेंटेज एफ़ होता है वो हमारी जो वैल्यू जो है इशारिया के बाद वो 6 डिजिट्स तक जो है ना वो डेसिमल पॉइंट तक जो है ना वो हमको दिखाता है। तो सम टाइम हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि हम जो है वो 6 डिजिट तक नहीं जाना चाह रहे होते, मतलब हम जो है वो 2 डेसिमल पॉइंट 3 डेसिमल पॉइंट या 2 दर्जा इशारिया 3 दर्जा इशारिया यहाँ तक जाना चाह रहे होते हैं। तो उसको हम किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आप जब मॉडुलर का जो सैम्बल है वो लगाते हैं तो उसके बाद आपने इशारिया लगाना है और उसके बाद आपने कोई भी नंबर डाल देना है, मतलब कितने दर्जा इशारिया तक आप जाना चाहते हैं, और उसके बाद आपने एफ़ लिख देना है। तो जितने नंबर का दर्जा इशारिया आपने लगाया होगा उतने दर्जा इशारिया तक जो है वो उसके बाद में वो जाएगा।
जिस तरह से अभी आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडुलर 0.2f। तो नीचे आप आउटपुट में देख सकते हैं कि माई हाइट इज़ 5.0, मतलब आप सिर्फ 2 दर्जा इशारे तक ही जो है उसका आंसर आया है। इस चीज़ को भी हम ज़रा प्रैक्टिकली देख लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो ये हमारा वही प्रोग्राम है जिसको मैं ज़रा दोबारा रन कर लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि जो हमारे फ्लोट का वेरिएबल है उसमें जो हमारा आंसर आ रहा है वो 5.800000 तक आ रहा है, मतलब 6 डिजिट्स जो है ना वो पॉइंट के बाद आ रहे हैं। अब इसको हमने कम करना है, तो अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पर हमारा परसेंटेज f लगा हुआ था उसके दरमियान में मैंने तब्दील कर दिया है परसेंटेज 0.1f। तो इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद मैं इसको ज़रा दोबारा रन करता हूँ और इसकी मैं आउटपुट देखता हूँ कि वो किस तरह से आती है। तो इसको मैंने दोबारा रन किया है कंपाइल करने के बाद, तो देखें कि हमारा आंसर आ रहा है 5.8, मतलब मैंने वहाँ पर 1 लिखा था। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो सिर्फ 1 डिजिट तक ही आ रहा है। इस तरह से अगर मैं इस नंबर को तब्दील कर देता हूँ किसी और नंबर के साथ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, इसको कंपाइल एंड रन में दोबारा करता हूँ, तो अब हम देखते हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा। तो इसका जो हमारे पास आउटपुट अब आ रहा है वो आ रहा है 5.80, मतलब 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट का यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो डेसिमल पॉइंट्स में आ रहे हैं। इस तरह से अगर मैं यहाँ पर 3 लगा देता हूँ तो हमारा जो दर्जा इशारिया है वो 3 तक चला जाएगा। इसके भी आप आउटपुट देख लें ज़रा कि हाइट के बाद हमारा जो डिजिट है वो देखें 5.800 तक यहाँ पर पहुँच गया है। तो इस तरह से हम डिजिट को जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी हुई है जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी थी कि जो प्रिंट एफ के अंदर स्टेटमेंट होती है और आखिर में जो वेरिएबल होता है, असल में उनका आपस में कोई तल्लक नहीं होता है। ये प्रोग्रामर ही होता है जिसने इन दोनों के दरमियान में कोई तल्लक कायम करना होता है। अब आप इस एग्जांपल को देखें तो मैंने लिखा है कि सम ऑफ 30 एंड 40 इज़ परसेंटेज डी, और आखिर में मैंने लिखा हुआ है 30 + 40। तो इसका जो आंसर है डेफिनेटली जो है ना वो 70 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, हम ज़रा इसको भी देख लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ पर मैं जो वो स्ट्रिंग जो थी हमारी वही वाली के, और यहाँ पर मैं वही स्ट्रिंग जो लिख देता हूँ जो कि हमारी है, जिस तरह से सम ऑफ 30 एंड 40 इज़, और यहाँ पर मैं जो है वो मॉडुलर डी लगा देता हूँ और आखिर में कॉमा लगाकर मैं लिख देता हूँ 30 + 40। ठीक है, 40, और आगे जाकर मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूँ और प्रोग्राम को सेव करने के बाद जो है मैं ज़रा इसको कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। तो अब आप ज़रा इसकी आउटपुट देखें कि सम ऑफ 30 एंड 40 इज़ 70, कि 30 और 40 का जो सम होता है वो 70 होता है। ये ठीक हो गया है, लेकिन व्हाट इफ़ कि अगर मैं जो 30 है यहाँ पर कोई वैल्यू तब्दील कर दूँ, तो मिसाल के तौर पर मैं इसकी वैल्यू जो है तब्दील करके यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, ठीक है, और मैं इस प्रोग्राम को जो है वो दोबारा कंपाइल करता हूँ, जबकि पहली स्ट्रिंग हमारे पास 30 + 40 ही है कॉमास के अंदर। तो इसको हम ज़रा दोबारा रन करते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, सम ऑफ 30 एंड 40 इज़ 60। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब बिल्कुल यही है जो मैं आपको पहले भी 2 दफ़ा बता चुका हूँ कि जो हमारी चीज़ कॉमास के अंदर होगी ना वो वैसे ही प्रिंट होगी। बेशक आप यहाँ पर 300 लिख दें, जो मर्ज़ी लिख दें, इसका ये हमारा एक टेक्स्ट है। जो चीज़ डबल कॉमास के अंदर आ जाएगी, सी लैंग्वेज जो है उसको कुछ नहीं कहेगी और उसको उसने वैसे ही प्रिंट कर देना है। लेकिन जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो आप 20 + 40 कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका जो जवाब जो है वो इससे डिफरेंट ही आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी कि मैं आपको असल में क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हमारा जो डबल कॉमास होता है वो दूसरी स्टेटमेंट से मुख्तलिफ होता है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द स्कैन एफ, जिसको हम स्कैन फॉर्मेट भी बोल लेते हैं। स्कैन एफ जो है ये भी एक सी लैंग्वेज का जो है वो प्री बिल्ट इन फंक्शन है, और ये इस्तेमाल किया जाता है यूज़र से कोई भी वैल्यू लेने के लिए। जो प्रिंट एफ है वो कोई भी वैल्यू या कोई भी मैसेज जो है वो यूज़र को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है,
और स्कैन एफ क्या है कि वो प्रोग्राम के अंदर यूज़र से कोई वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्कैन एफ जो है ये भी सी लैंग्वेज का जो है एक बिल्ट इन फंक्शन है या प्री बिल्ट फंक्शन है, जो कि कोई भी नंबर वैल्यू जो या कोई भी डाटा जो है वेरिएबल के अंदर डालने के लिए वो यूज़र से कोई वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो स्कैन एफ फंक्शन होता है इसकी जो डाटा टाइप्स होती हैं उनके अंदर वैल्यूज़ को डालने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं। अगर यूज़र मिसाल के तौर पर कोई इंटीजर वैल्यू डाल देता है तो उसके लिए एक अलग जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जिस तरह से %d या मॉडुलर d या मॉडुलर i का हम इस्तेमाल करते हैं। तो नीचे यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल जो है वो दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में लिखा हुआ है कार ग्रेड और आगे हमने लिखा है स्कैन एफ ब्रैकेट शुरू डबल कॉमास %c डबल कॉमास क्लोज। अब आप ये जानते हैं कि यहाँ पर मैंने जो मॉडुलर c है वो मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि हमारी जो डाटा टाइप है वो कौन सी है, वो करैक्टर की है, कार की है। तो उसके लिए हम c का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद मैंने नीचे यहाँ पर कॉमा लगाया है और कॉमा लगाने के बाद मैंने एम्फर साइन लिखा है और उसके बाद ग्रेड और ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन मैंने लगा दिया है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं प्रोग्रामर्स वो यही करते हैं कि ये जो एम्फर साइन लगा हुआ है इसको वो भूल जाते हैं, और जब वो इस एम्फर साइन को भूल जाते हैं प्रोग्राम तो उनका ठीक कंपाइल हो जाता है, रन भी हो जाता है, लेकिन जिस तरह का वो रिज़ल्ट चाह रहे होते हैं उस तरह का रिज़ल्ट वहाँ पर नहीं आता, क्योंकि वो एम्फर साइन को भूल चुके होते हैं। तो आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि स्कैन एफ के अंदर जो भी आप वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर जो है वो एम्फर साइन का इस्तेमाल आपने वेरिएबल से पहले लाजमी करना है। इस बात को आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि वेरिएबल से पहले जो है वो आपने एम्फर साइन का इस्तेमाल करना होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। तो इस स्लाइड में मैंने आपको एक कोड दिखाया है जो कि शुरू आप कर सकते हैं इंट नंबर से, कि हमारे पास एक इंटीजर है नंबर्स और प्रिंट एफ लिखा हुआ है कि एंटर आर नंबर्स बिटवीन 0 एंड 10, कि आप हमें कोई एक नंबर दें जो कि 0 और 10 के दरमियान हो। और नीचे मैंने लिखा हुआ स्कैन एफ जो मैंने मॉडुलर डी लगाया है। मॉडुलर डी की मैंने यहाँ पर क्यों लगाया है कि नंबर जो है वो एक इंटीजर डाटा टाइप है, और उसके बाद मैंने कॉमा लगाया है और एम्फर साइन लगाया है जिसको भूलना नहीं है। और उसके बाद नंबर्स वाला जो हमारे पास वेरिएबल है उसका मैंने नाम लिख दिया है और इसको मैंने ऑफ़ कर दिया है। और उसके बाद मैंने लिखा है प्रिंट एफ में द नंबर यू एंटर्ड इज़, जो नंबर आपने दाखिल किया था, जो नंबर आपने दाखिल किया है, और मैंने %d लगाया है कि उसका जो आउटपुट है नंबर की वो इस जगह पर आनी चाहिए, किस वेरिएबल की आनी चाहिए, वो कॉमा लगा के मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को भी हम ज़रा टेस्ट कर लेते हैं सी लैंग्वेज के अंदर कि ये किस तरह से काम करेगा और इसके क्या रिज़ल्ट हमें मिलने वाले हैं। तो ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है टाइम को बचाने के लिए कि, तो इसको मैंने यहाँ पर कंपाइल किया है, कोई एरर नहीं आ रहा, और अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखें कि एंटर आ नंबर के बाद जो है अब जो प्रोग्राम है हमारा अब वो हमारा यहाँ पर वेट कर रहा है कि आप हमें कोई नंबर दें। स्कैन एफ का यही काम है कि जब तक आप इसको नंबर नहीं देंगे ये आपका उधर वेट में ही खड़ा रहेगा। जैसे आप नंबर देंगे तो ये प्रोग्राम आपका जो है वो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो हमने कहा है कि हम 0 से जो है वो 10 तक को नंबर डाल देते हैं। लेट्स से कि मैंने चलो जी 78 डाल दिया। तो अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो मैं बता रहा है कि द नंबर यू एंटर्ड इज़ 78, कि जो नंबर आपने दाखिल किया है वो नंबर कौन सा है, वो 78 है। तो ये आप देखें, और यहाँ पर देखें कि जहाँ पर मैंने %d लिखा है और उसके बाद मैंने जो नंबर लगाया है वो हमारा जो आउटपुट नंबर है बिल्कुल उसी जगह पर ही आ रहा है, मतलब इस कॉलन और उसके बाद 78 जो है ना वो यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम पहला था स्कैन एफ के बारे में, और इसको हम मज़ीद भी आगे जाकर एक्सप्लोर करते हैं कि इसके ऊपर हम मज़ीद किस तरह से काम कर सकते हैं। तो हम ये ज़रा अगली स्लाइड में तो आप ये ज़रा अगली स्लाइड में देखें कि जो स्कैन एफ का जो फंक्शन होता है लाजमी नहीं कि उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू एक ही फंक्शन में इस्तेमाल होगी, नहीं, आप स्कैन एफ के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को भी एक ही दफ़ा में ले सकते हैं। जिस तरह से अभी ये मैंने सर्कल करके आपको एक सिंटैक्स समझा रहा हूँ कि ये देखें लिखा मैंने %d और आगे फिर मैंने %d और फिर मैंने %f लिखा हुआ है।
अब इसका मतलब क्या है कि ये पहले वाला डी और दूसरे वाला डी ये हमारे पास कोई इंटीजर है, और जो एफ़ है हमारे पास वो हमारे पास कोई फ्लॉट वेरिएबल है। तो इसी तरह से ही जो पहले डी की वैल्यू है वो मैंने ए के अंदर डाली हुई है, जो दूसरा डी है उसकी वैल्यू मैंने बी के अंदर डाली हुई है, और जो तीसरा एफ़ है उसकी वैल्यू मैंने सी के अंदर डाली हुई है। तो अब आप यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें आप कि मैंने इंट ए व बी लिया है और फ्लॉट मैंने सी लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने कहा है एंटर द वैल्यू ऑफ इंट ए, इंट बी एंड फ्लॉट सी। अब ये मैंने मैसेज में जो है वो इंट और फ्लॉट क्यों लिखा है, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि पहले मैंने एक इंटीजर देना है, उसके बाद भी मैंने एक इंटीजर देना है, और आखिर में मैंने एक फ्लॉट नंबर देना है। मतलब जब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो अगर आप यूज़र को ये बताना चाहें तो आप वो भी एक ख़ास तरीके से यूज़र को इन्फॉर्म कर सकते हैं, या किस तरह की जो इनपुट है आपने डालनी है। तो अब आप यहाँ पर स्कैन एफ़ के फंक्शन को देखें, तो %d %f, और उसके बाद मैंने देखें यहाँ पर कॉमा लगाया है, और एम्परसाइन ए, एम्परसाइन बी और एम्परसाइन सी मैंने लिख दिया है। अब जो पहली वैल्यू होगी वो जो है वो ए के लिए होगी, दूसरी वैल्यू जो बी वाली है वो बी के अंदर आएगी, और तीसरी वैल्यू जो है वो सी के अंदर आएगी। अब उसी हिसाब से मैंने जो है ना वो प्रिंट एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, %d %f, और यहाँ पर मैंने लिखा है कॉमा ए, कॉमा बी और कॉमा सी। मतलब पहले ए की वैल्यू प्रिंट हो, फिर बी की वैल्यू, और उसके बाद सी की वैल्यू प्रिंट हो। तो इसके बाद हम ज़रा अपने इस प्रोग्राम को ज़रा जो है वो अपनी लैंग्वेज में भी देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसी प्रोग्राम को जो है वो यहाँ पर कॉपी कर लिया है ताकि हमारा टाइम बच सके। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इसकी आउटपुट को देखते हैं कि ये क्या आती है। तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया है। तो अब हमसे वो कह रहा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ इंट ए, इंट बी एंड फ्लॉट सी। तो आप जिस एतबार से आप वैल्यू डालेंगे तो उसी एतबार से वैल्यू जो है ना वो महफूज होगी। मतलब ए के अंदर पहली, बी के अंदर दूसरी और सी के अंदर तीसरी वैल्यू जो है ना वो दाखिल होगी। जिस तरह से 3 स्पेस 5 स्पेस, यहाँ पर मैं 7.5 लिख के मैं एंटर कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट था प्रिंट एफ में, वहाँ पर %d में पहले ए है, और फिर %d में जो है हमारे पास जो है वो b है। इस तरह से फिर %f के अंदर हमारी c की वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है। तो आप इस तरह से भी वैल्यू को आउटपुट करवा सकते हैं, या आप हर वैल्यू को लिखने के बाद आप एंटर की दबा दें, तो उस तरह से भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर कॉमास को निकाल देता हूँ, तो इस तरह से भी हमारा प्रोग्राम जो है वो चल जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ स्पेस है, तो इसको मैं दोबारा कंपाइल कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो अब आप ये देखें कि हमारे पास आउटपुट आ गई है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि कोई भी नंबर लिख के मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैंने एंटर किया कोई नंबर लिख के, और फिर कोई नंबर लिख कर मैंने एंटर किया। तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से भी हमारी जो वैल्यू जो है वो काम कर रही हैं। मतलब आप स्पेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप एंटर का अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो उससे भी आपकी जो वैल्यू जो है ना वो आपके प्रोग्राम में दाखिल हो सकती हैं। तो मतलब स्कैन एफ के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ को भी दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक प्रोग्राम कहा गया बनाने के लिए कि आप एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें आपने यूज़र से पहले रोल नंबर लेना है, फिर % मार्क्स लेने हैं, और फिर उसका आपने ग्रेड लेना है। लेकिन जो उसकी आउटपुट है वो आपको कुछ इस तरह से ही नज़र आने चाहिए कि मतलब पहले रोल नंबर आए, उसके बाद कॉलन लगा हो, और उसके बाद एक टैब हो। ये जो फासला आपको कॉलन और इनपुट वैल्यूज़ के दरमियान नज़र आ रहा है, इसको हम टैब बोलते हैं। तो इसके लिए हम जो कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं वो /t का करते हैं, और जब हमने अगर कोई नई लाइन बनानी होती है तो उसके लिए हम /n का जो कीवर्ड है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो स्पेस डालना है हमने कॉलन और अगली वैल्यू के दरमियान, तो इसके लिए हम /t का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से % की जो वैल्यू होगी उसमें भी /t होगा, और ग्रेड के अंदर भी /t का इस्तेमाल होगा। तो पहले हम ज़रा इसके प्रोग्राम को देख लेते हैं। तो ये मेरे पास ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो इस प्रोग्राम को आप देखें ज़रा। हम इसको रोल नंबर से ही स्टार्ट करते हैं, ऊपर वाले की आपको समझ अब आ गई होगी। तो यहाँ पर मैंने पहले लिखा है इंट रोल नंबर, और आगे मैंने एक कमेंट डाल दिया है कि इनपुट रोल नंबर, और निचले वाली लाइन पर मैंने लिखा है फ्लॉट %।
कि इसके अंदर आपकी जो परसेंटेज है वो दाखिल होगी, और कार ग्रेड के बाद मैंने उसका भी एक कमेंट डाल दिया है। और नीचे मैंने लिखा हुआ है प्रिंट एफ में प्लीज़ एंटर योर रोल नंबर। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो रोल नंबर है हमारा वो इंटीजर है, इसलिए हम मॉडुलर डी का इस्तेमाल करेंगे, कॉमा लगाएंगे, एम्फरसाइन इस्तेमाल करेंगे, और आखिर में जो हमने वेरिएबल इंट के अंदर बनाया था रोल नंबर का वो हम लिख देंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास जो अगली स्लाइड है उसको भी हम ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हम जो है वो स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो यहाँ पर इनपुट करवा रहे हैं, और परसेंटेज हमने देखा था कि वो एक फ्लॉट इंटीजर फ्लॉट वेरिएबल की है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एफ़ लिख दिया है। और नीचे वाली लाइन में जो है हम वो कह रहे हैं कि प्लीज़ एंटर योर ग्रेड, और ग्रेड जो है हमने एज ए कार लिया था, तो इसलिए यहाँ पर हमने सी लिखा है और एम्फरसाइन लगा कर हमने ग्रेड लिख दिया है। तो नीचे मैंने प्रिंट एफ में मैंने पहले स्लैश एन लगाया है, मतलब एक लाइन बन जाए, फिर मैंने स्लैश एन लगाया मतलब 2 लाइनें बन जाएँ खाली वाली, तीसरा मैंने एन लगाया है, इस तरह से मैंने चौथा भी एन लगाया है, मतलब 4 लाइन जो हैं वो वहाँ पर ब्लैंक या खाली लाइन जो है आपको प्रिंट होंगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है रोल नंबर, और कॉलन लगा के मैंने यहाँ पर स्लैश टी लगा दिया है, ठीक है ना, दैट इज़ द फॉरवर्ड स्लैश। तो उसके बाद मैंने परसेंटेज डी लिख के आगे रोल नंबर लिख दिया है, और दूसरी लाइन पर यहाँ पर मैंने स्लैश एन लगाया है, मतलब जो अगले वाली लाइन है वो यहाँ से ब्रेक होकर नीचे आ जाए और ये एक नई लाइन बन जाए परसेंटेज की। इस तरह से मैंने स्लैश टी लगाया है, परसेंटेज एफ़ लगाया है, क्योंकि इसके अंदर जो थे हमारे नंबर वाले जो डिजिट्स हैं वो आ रहे हैं, और आखिर मैंने परसेंटेज जो वेरिएबल का नाम था वो लिख दिया है। इस तरह से लास्ट वाली लाइन पे मैंने स्लैश एन लगाया है कि यहाँ पर एक नई लाइन बने, और उसके बाद मैंने ग्रेड लिखा है स्लैश टी परसेंटेज सी, और आखिर में मैंने ग्रेड लिख दिया है। तो इस तरह से ये मैंने प्रोग्राम बनाया है। तो अब हम ज़रा इसको उधर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद ज़रा हम इसको रन करते हैं, तो फिर देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल बनती है। तो ये कोड है जो मैंने अभी कॉपी पेस्ट कर लिया है, ये वही वाला कोड है सारा। तो अब हम क्या करते हैं कि इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद हम ज़रा इसको कंपाइल करेंगे पहले। तो कंपाइल किया है मैंने यहाँ पर, तो मुझे कोई भी एरर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, सब ठीक है। और उसके बाद मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको रन किया है, तो वो कह रहा है कि प्लीज़ एंटर योर रोल नंबर। तो ये हमारा इंटीजर वेरिएबल था, तो मैंने इंट वेरिएबल डाल दिया है। यहाँ पर वो परसेंटेज कह रहा है, तो ये हमारा फ्लॉट था, तो मैं यहाँ पर कोई पॉइंट वाला डिजिट डाल देता हूँ और एंटर किया है। ओह, आई थिंक यहाँ पर एक गलती हो रही है कि उसने मुझसे ग्रेड जो है वो तो इनपुट ही नहीं करवाया, और फ़ौरन वो हमारी आउटपुट की तरफ चला गया है। मतलब ये एरर कहाँ पे आ रहा है, ये हमारा जो ग्रेड वाला हमारा जो परसेंटेज सी है ना, उसमें कोई ना गड़बड़ हो रही है। तो चलें मिल के ज़रा देखते हैं इसमें क्या इशू आ गया। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है यहाँ पर कोई इशू आ रहा है। टर्बो सी में तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ठीक चलना चाहिए था, ये कोड ब्लॉक में कोई इशू हो रहा है। अच्छा, तो मैंने इस का कोड जो है वो मैंने देखा है, इसको मैंने सर्च किया नेट पे, तो मुझे जो है एक हिंट मिला है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्कैन एफ के बाद हमने लिखा है कॉमा परसेंटेज सी, ये हमने ऐसे लिखा हुआ है इस तरह से, लेकिन वो कह रहा है कि ये आपने ऐसे नहीं लिखना, ठीक है ना, ये आपने यहाँ पर जो है वो एक स्पेस डालना है, कॉमास के बाद आपने स्पेस डालना है, फिर परसेंटेज या मॉडुलर सी आपने लिखना है। तो ऐसा करते हैं हम कि वो परसेंटेज से पहले जो है हम एक स्पेस लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं एक स्पेस लगा देता हूँ, और अब मैं प्रोग्राम को ज़रा सेव करके ज़रा इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ। कंपाइल तो ठीक हो गया है, अब मैं ज़रा इसको रन भी कर लेता हूँ। तो दोबारा जो है हम इसमें रोल नंबर डाल देते हैं कोई भी, और यहाँ पर कोई भी परसेंटेज डाल देते हैं, और उसके बाद ओ ग्रेड, ठीक है जी, सही काम कर रहा है, वही एरर था। देखें अब वो मुझसे पूछ रहा है कि एंटर योर ग्रेड, तो अब मैं यहाँ पर कोई भी जो ग्रेड जो है वो यहाँ पर डाल देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये देखें हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन यहाँ पर हो रहा है। रोल नंबर के बाद जो वो टैब लगा हुआ है, परसेंटेज के बाद भी टैब लगा हुआ है, और ग्रेड के बाद भी जो है ना वो टैब लगा हुआ है, और जो वैल्यू हमने जिस तरह से एंटर की है उस तरह से ही हमें जो है ना वो नज़र यहाँ पर आ रही हैं। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस ज़रा ज़रूर कीजिएगा। तो जिस तरह से मैं आपको पहले बता रहा था कि स्कैन एफ का जो फंक्शन होता है, इसमें जो लोग मोस्टली तौर पर जिस चीज़ को भूल जाते हैं वो होता है एम्फरसाइन।
तो यहाँ पर उन्होंने हमें इम्पोर्टेंट रिमाइंडर में भी दिया हुआ है बुक पे कि आपने ये जो परसेंटेज का, कि आपने ये जो एम्फर साइन का साइन है ये आपने स्कैन एफ के अंदर जो है ना वो लाजमी इस्तेमाल करना है, इसको आपने भूलना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है दैट इज़ द गेट सी एच फंक्शन। गेट सी एच जो फंक्शन होता है ये कोई भी एक करैक्टर जो है ना वो यूज़र से लेता है या उसको ये रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरी इसकी खसूसियत ये होती है कि जो भी करैक्टर या कोई भी लेटर आप जब इसके मुकाबले में डालते हैं तो वो चीज़ जो है वो स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले नहीं होती है। और ये ज़्यादातर इसलिए किया जाता है कि ताकि आप प्रोग्रामिंग की जो एग्जीक्यूशन है उसको आर्जी तौर पर रोक सकें। और ये जो गेट सी एच का फंक्शन होता है ये conio.h में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो कोड है ये हम तकरीबन हर एक प्रोग्राम के आखिर में जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें जो है वो एक एग्जांपल भी दी गई है। यहाँ पर नीचे गेट सी एच का फंक्शन जो है ना वो इस्तेमाल किया गया है। इसको हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था, तो इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर की इज़ इक्वल टू गेट सी एच का फंक्शन जो है ना वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर जो की का जो फंक्शन इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब जो है वो कुछ इस तरह से है कि आमतौर पर जब हम गेट सी एच का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं उसमें कुछ इस तरह से होता है कि जब हमारा प्रोग्राम रन होकर गेट सी एच के फंक्शन पे आता है तो वहाँ पर हमें कोई भी जो की है वो जो है वो प्रेस करना पड़ती है और उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होती है। लेकिन अगर आप की इज़ इक्वल टू गेट सी एच लिख देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपके किसी भी इनपुट की यहाँ पर गेट सी एच फंक्शन को ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। वो डायरेक्टली जो है ना वो अगली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब अगर हम की लगा देते हैं, की इज़ इक्वल टू गेट सी एच लिख देते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी की दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आप सिर्फ गेट सी एच लिखते हैं तो उसके लिए आपको कोई ना कोई की जो है ना वो प्रेस करना ज़रूरी होती है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनमें सबसे पहले हमने यूनिट इंट्रोडक्शन को देखा है, फिर हमने इनपुट आउटपुट फंक्शंस को देखा है, फिर हमने प्रिंट एफ को देखा है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को देखा है, स्कैन एफ को देखा है और आखिर में हमने गेट सी एच को देखा है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल का भी ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।